विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, 14 जुलाई 2024, उत्तराखंड पीसीएस 189 पदों के लिए, उसके लिए एक रैपिड रिवीजन कोर्स चला रहे हैं। मौर्य तक पहुंचे थे। मौर्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य और क्या करना है, बिंदुसार और अशोक, ठीक है, बिंदुसार तक कर लिया था हम लोगों ने, अशोक करना है बहुत जल्दी से। तो अशोक का जो शासनकाल है वो 273 बीसी से 236 बीसी, 236 बीसी, 269 बीसी में उसका कोरोनेशन हुआ। भले ही उसने गद्दी प्राप्त कर ली कब, 273 बीसी में, लेकिन जो कोरोनेशन यानी राज्याभिषेक है उसका कब है, 269 बीसी। 269 बीसी को याद करना जरूरी है क्योंकि जगह जगह पर लिखा होगा कि अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष उसने कलिंग युद्ध किया, अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की, कौन से वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है। तो 269 बीसी से लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई सिंहली अनुश्रुतियां बोलती हैं, सिंहल बोलते हैं श्रीलंका को, किसको बोलते हैं, सिंहली अनुश्रुतियां बोलती हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की। चंड अशोक बोलते थे उसको, इसीलिए क्या बोलते थे, चंड अशोक। बाद में वो धम्म अशोक बना, बट 99 भाइयों को मारकर हत्या करके गद्दी पर बैठने वाला शासक क्या कहलाया, चंड अशोक कहलाया, ठीक है। जैन अनुश्रुतियां कहती है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया, ठीक। कोरोनेशन मैंने बता दिया 269 बीसी। क्या बताया, जो जीवन की जानकारी मिलेगी अशोक की वो मिलेगी हमें दिव्यावदान और सिंहली अनुश्रुतियों से। सिंहली मतलब श्रीलंका की जो अनुश्रुतियां हैं उनसे, ठीक। मैंने बताया कि उसके अभिलेख भारत में कई जगह मिले थे, लेकिन हर जगह पे लिखा होता देवा नाम पिए पीरसी राजा कहता है, लेकिन जब अशोक नाम जो सबसे पहले मिला वो मास्की में मिला। कहाँ मिला, 4 नाम याद रखना है आपने, मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम, इन 4 जगहों पर उसका नाम क्या मिलता है, अशोक मिलता है। क्या मिलता है, अशोक मिलता है, ठीक है। पुराणों में क्या नाम मिलता है अशोक का, अशोक वर्धन मिलता है। अच्छा ये भी पता होना चाहिए मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडेगोलम कहाँ कहाँ पर है, राज्य। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है, बाकी तीनों कर्नाटक में। मास्की, नेतुर और उडेगोलम तीनों कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया कि दारा प्रथम, वो डेरियस दारे बहु की नकल करके ही इसने अभिलेख खुदवाने की जो ये अभिलेख खुदवाना और देवा नाम पिए जैसी जो उपाधियां जो है वो एक तरह से उसने कॉपी किया कि इसको दारा प्रथम को, डेरियस को, है ना। पढ़े थे हम, भारत पर आक्रमण करने वाली पहली वायु शक्ति कौन थी, ईरानी थे, ईरान के अकामनी थे, उन्हीं में पढ़ा था हमने। कौन, दारा पढ़ा था, अरे भाई पढ़ा था, हाँ। हेबिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्सरुस्तम, 3 अभिलेख पढ़े थे, ठीक है। अच्छा जी, राज्याभिषेक से पहले अशोक कहां पर था, तो वो उज्जैन का राज्यपाल था। कहां का, उज्जैन, महाकालेश्वर टेम्पल, क्षिप्रा नदी के तट पर। क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी, क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। क्षिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है, उज्जैन जो है, अरे कुंभ लगता है उज्जैन में, अरे 4 जगह, हाँ चंबल, 4 जगह पे लगता है कुंभ, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। नासिक गोदावरी नदी के तट पर। कल्लण की राजतरंगिणी, राजतरंगिणी पता है, रिवर ऑफ किंग्स, कश्मीर का इतिहास है इसमें। संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली इतिहास की पुस्तक कौन है, राजतरंगिणी। किसने लिखी, कल्लण ने लिखी। किसके दरबार में लिखी, जयसिंह के दरबार में बैठकर लिखी। कल्लण का एक राजा था जयसिंह, ठीक है। उसको बाद में पूरा किसने किया, जोनराज और श्रीवर ने पूरा किया। किसने किया, जोनराज और श्रीवर ने पूरा किया। संस्कृत में लिखा गया इतिहास का पहला ग्रंथ जो है वो कौन है, कल्लण की राजतरंगिणी। क्लियर हो गया। उसमें बताते हैं कि अशोक पहले शिव का उपासक था और झेलम नदी के किनारे यानी वितस्ता के किनारे उसने श्रीनगर नामक शहर बसाया था। क्या बसाया था, श्रीनगर नामक शहर बसाया था। अशोक के अभिलेखों में कहीं भी उसके पापा का नाम नहीं मिलता बिंदुसार का, ना उसके दादा का नाम मिलता चंद्रगुप्त मौर्य का, लेकिन रानी का नाम मिलता है। किसका, कारुवकी का। कारुवकी का अभिलेख बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तीवर की माता है ये। किसकी माता है,
तीवर की माता का नाम क्या था? कारुवती। अपना राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी में। 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में, उल्टा चलते हैं इसमें, बिफोर क्राइस्ट में घटाना पड़ता है। 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ठीक है, 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए, घायल हुए, 50,000 लोग बंदी बना दिए गए, है ना। हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग में। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका? खारवेल का है। खारवेल किस डिनेस्टी का है? चेदी शासक खारवेल, चेदी डिनेस्टी का शासक है खारवेल। उसका एक हाथी गुम्फा अभिलेख मिलता है। उसमें पता चलता है कि जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया तो वहां पर एक नंदराज नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। कौन? नंदराज नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो 13वें शिलालेख में मिलती है। किसमें मिलती है? 13वें शिलालेख में। कलिंग को जीता उसने और उसके बाद उत्तरी कलिंग की राजधानी बना दी तोसली और दक्षिणी कलिंग की राजधानी बना दी जौगढ़। क्या बना दी? उत्तरी कलिंग तोसली, धौली और दक्षिणी कलिंग जौगढ़। ठीक है, तो सब लोग अलग अलग बोलते हैं। प्लिनी कहता है कि व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए आक्रमण किया। ठीक है, तो सब लोग अपना अपना बोलते हैं, बट सही बात यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत कुछ जीत लिया था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, कलिंग बचा हुआ था। बिंदुसार के समय भी कलिंग पर आक्रमण नहीं हुआ, मतलब कलिंग पर अधिकार नहीं हो पाया था, तो कलिंग पर उसने कर दिया अधिकार। ठीक है भाई। दीपवंश और महावंश बताते हैं कि निग्रोध नामक भिक्षु ने उसको बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, लेकिन पूर्ण बौद्ध जो बना वो मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में बना। किसके प्रभाव में? मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में बना। ठीक है, वैसे निग्रोध नामक 7 वर्षीय भिक्षु ने उसको क्या किया था? दीक्षित किया था बौद्ध धर्म में। दिव्यावदान कहता है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने उसको क्या किया? दीक्षित किया बौद्ध धर्म में। सब लोग अपना अपना बताते हैं। 10वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। अब 269 बीसी में उसका राज्याभिषेक हुआ। 10 घटा दो, कितना हुआ? 259 बीसी। 259 बीसी में उसने क्या किया? बोध गया की यात्रा की। बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, है ना। गया फाल्गु नदी के तट पर है, लेकिन जब हम महात्मा बुद्ध पढ़ रहे होते हैं तो उस समय हम बोलते हैं निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त होता है किसको? महात्मा बुद्ध को। क्लियर हो गया? अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष। अब 269 में से 20 घटा दो। 249 बीसी में उसने लुम्बिनी की यात्रा की। लुम्बिनी वही जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसने वहां पर एक अभिलेख खुदवाया। उसने कहा हिद्द बुद्धे जाते हिद्द भगवा जाते थी। यहाँ बुद्ध पैदा हुए, यहाँ भगवान पैदा हुए, इसलिए मैं यहाँ का टैक्स घटाकर 1/8 करता हूँ। क्या करता हूँ? ये मौर्यकालीन कर प्रणाली पर प्रकाश डालता है ये अभिलेख। इसलिए डालता है, ये बताता है कि मौर्य काल में कर प्रणाली कितनी कठोर रही होगी। चाहता तो ये फ्री कर सकता था। क्या कर सकता था? फ्री। लेकिन इसने फ्री नहीं किया। आज के राजनेता तो फ्री करके गद्दी पर आसीन हो रहे हैं, ये पता ही आपको। बिजली फ्री, पानी फ्री, खाना फ्री, ये फ्री, वो फ्री। अशोक ने फ्री नहीं किया। अशोक ने कहा 1/8 करता हूं। भगवान पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए, इसलिए 1/8 करता हूं। जबकि मौर्यकालीन जो कर था वो कितना था? 1/6 से 1/4 था। कितना था? 1/4। ठीक है, लेकिन इसने यहां पर कितना किया? 1/8 कर दिया। रुम्मनदेही अभिलेख भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लुम्बिनी का आधुनिक नाम जो है रुम्मनदेही है, रुम्मनदेही अभिलेख। ठीक, अच्छा जी, फिर क्या हुआ भाई? तो ये क्वेश्चन यूपीएससी का है कभी। मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो रुम्मनदेही अभिलेख देता है। कौन देता है? रुम्मनदेही अभिलेख देता है। अशोक बौद्ध था, इसका सबसे सबल प्रमाण जो देता है वो भाबरू बैराट राजस्थान वाला जो लघु शिलालेख है वो देता है। कौन देता है? अरे भाई, जब 16 महाजनपद पढ़ रहे थे तो हम वहां पर एक पढ़ा था, मैंने बताया था कि ये राजस्थान में है। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां थी? विराटनगर। यही है वो बैराट, भाबरू बैराट, राजस्थान, लघु शिलालेख। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ का अभिवादन करता है इस अभिलेख में, वो लघु शिलालेख में। क्लियर हो गया? ठीक है, बौद्ध, उसको अशोक बौद्ध था ये सिद्ध करने वाले जो दूसरा अभिलेख है
वो एक शासनादेश है जो सारनाथ, सांची और कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण है। ठीक। बाराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी। कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया। और किसको दे दिया? आजीवकों को दे दिया। इसके पापा जो थे अशोक के, कौन थे? बिंदुसार। जो मम्मी थी वो कौन थी? माता जो थी कौन थी? सुभद्रांगी। अशोक की माँ का नाम क्या था? सुभद्रांगी। तो अशोक का पापा आजीवक था, लेकिन अशोक खुद बौद्ध था। अब ये जो बाराबर की पहाड़ियों पर आजीवकों को जो निवास हेतु गुफाएं दे रहा है, 4 गुफाएं दे रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये सेक्युलर है। क्या है? ये ऐसा नहीं कर रहा कि 4 गुफाएं बना के बौद्धों को दे रहा है, आजीवकों को भी दे रहा है। इसको दे रहा है, इसका मतलब दूसरे धर्मों का भी सम्मान करता है। क्या करता है? ठीक है भाई। अशोक के धम्म की जो परिभाषा मिलती है वो राहुलोवाद सूक्त से मिलती है। कहां से मिलती है? राहुलोवाद सूक्त से मिलती है। दूसरे अभिलेख और 7वें स्तंभ लेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या की है। उसने कहा है कि अपासिन्वे, बहुज्ञाने, दयादाने, सचे साचे, माधवे साधवे च। उसने कहा पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। जब धम्म को परिभाषित करता है तो पाली भाषा में बोलते हैं हम अपासिन्वे। आसिन्वे बोलते हैं पाप, पाप से दूर रहना है। अपासिन्वे, बहुकयाने, बहुत अच्छे कार्य करने, दया दाने, दया करनी है, दान करना है, दया दाने, और माधवे साधवे च, है ना। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, दया, दान, सुचिता, प्राणियों का वध न करना। प्राणियों का वध न करना। लेकिन रोमिला थापर लिखती हैं कि 2 मोर और 1 हिरन उसके किचन में कटते थे। ठीक है। तो प्राणियों का वध न करना, माता पिता बड़ों की आज्ञा का पालन करना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता और उचित व्यवहार, यही तो है धम्म। और कमाल की बात है कि जब आप अशोक का धम्म पढ़ते हैं और महात्मा बुद्ध को पढ़ रहे होते हैं, तो ना तो महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग यहां पर दिख रहे हैं, न 10 शील सिद्धांत दिख रहे हैं। दिख रहे हैं क्या? ना ही 4 आर्य सत्य दिख रहे हैं। अशोक कहीं पर नहीं बोल रहा है कि संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब महात्मा बुद्ध का जो धर्म है और अशोक के धम्म में अंतर है। अशोक का धम्म में वो सारी अच्छी बातें जगह जगह से, खासकर जो मैंने कहा कि जो परिभाषा है वो राहुलोवाद सूक्त से ली गई है, तो सारी अच्छी बातों को समाहित करके उसने क्या किया? परिभाषित किया धम्म को। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? हाँ। जो उसके अभिलेख हैं, लघु शिलालेख हैं, स्तंभ लेख हैं, वो ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। इसमें ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक है। अच्छा जी। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये पाकिस्तान में पड़ते हैं। पेशावर सुना है आपने? पाकिस्तान में पेशावर, पुरुषपुर पुराना नाम है पेशावर का, वहीं पर पड़ता है शाहबाजगढ़ी और मानसेरा। ये खरोष्टी लिपि में, जहां पर जिस तरह की लिपि प्रयुक्त होती थी वहां पर उसने उसी लिपि में क्या किया? क्या किया? उसी लिपि का प्रयोग किया, है ना। माना आपकी कोई कंपनी है, आप प्रचार प्रसार कर रहे हो, तो उसी भाषा में तो करोगे भाई। आपको अपना प्रोडक्ट चीन में बेचना है तो क्या गढ़वाली में लिखोगे? चीनी भाषा मंडेरियन में लिखोगे ना। या आपने गुजरात में अपना प्रोडक्ट बेचना है तो गुजराती में लिखोगे। तो उसने भी ऐसे ही किया। शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है ना। शाहबाजगढ़ी और हजारा जिला मानसेरा आधुनिक ये अरेमाइक लिपि में है। तक्षशिला और लगमान काबुल में पड़ता है अफगानिस्तान में, ये अरेमाइक और ग्रीक में है। ठीक है। सारे कुना इंस्क्रिप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट, ये द्विभाषी और द्विलिपिक है। 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है, 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। सारे कुना, सर ए कुना भी बोलते हैं इसको, सर ए कुना इंस्क्रिप्शन, कांधार अफगानिस्तान। कांधार तो याद होगा आपको, आईसी नहीं याद होगा, बच्चे थे आप उस समय। IC 814 हाईजैक हुआ था एक बार। हमारा एक इंडियन एयरलाइंस का जहाज था, वो हाईजैक हुआ, उसको कांधार ले गए थे आतंकवादी। ठीक है। बाकी भाई उसके 13 शिलालेख पढ़ने हैं आपने। तो अब क्या क्या पढ़ना है? तो जो पहला शिलालेख है वो उत्सवों का निषेध करने की बात करता है। वो कहता है ज्यादा ये क्या बहुत बड़े उत्सव ठीक नहीं है। जैसे चल रहा है ना, उत्सव चल रहे हैं आजकल, जैसे विवाही है आजकल, तो इतना खर्चा किया जा रहा है उस पर कि हद से ज्यादा।
है ना। उत्सवों का निषेध करता है, पशु बलि का निषेध करता है कौन कौन? प्रथम शिलालेख। द्वितीय शिलालेख, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में उसने लिखा है सब प्रजा मेरी संतान है। ये उसका पितृवत संरक्षण प्रदर्शित करता है। इसका मतलब अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था। तो सब प्रजा मेरी, सब मनुष्य मेरी संतान है, कहां लिखा हुआ है? प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में लिखा हुआ है। ये आईएएस का क्वेश्चन है। आगा द्वितीय शिलालेख में वो चेर, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और ताम्रपर्णी श्रीलंका के बारे में कुछ लिखता है। पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में लिखता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, क्या? चेर, चोल, पांड्य कौन से शिलालेख में? द्वितीय शिलालेख। तृतीय शिलालेख में वो लिखता है किसके बारे में? युक्त, राज्युक और प्रादेशिक नामक 3 अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में लिखता है। किसके बारे में? युक्त, राज्युक और प्रादेशिक। अगर डेजिग्नेशन के हिसाब से मैं बोलूं तो युक्त छोटा है, उससे बड़ा राज्युक है और उससे बड़ा प्रादेशिक, प्रदेश का राज्यपाल टाइप, है ना, वो है। तो युक्त, राज्युक और प्रादेशिक का उल्लेख कहां पर करता है? अपने तृतीय शिलालेख में करता है। अल्प पाप की बात करता है, अल्प संग्रह की बात करता है। कहता है ज्यादा संग्रह नहीं करना है, पाप नहीं करना है ज्यादा, है ना। ठीक है भाई। चौथे शिलालेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात करता है। भेरी बस्ती है युद्ध के समय, एक बड़ा सा बाजा सुना होगा आपने, है ना। शिवाजी में भी देखा होगा आपने, छत्रपति शिवाजी जब जाते हैं युद्ध पे तो एक भेरी घोष होता है। तो अशोक लिखता है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की बात। ये सब क्वेश्चन बने हैं कि अशोक अपने किस अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को उचित मानता है? आंसर चतुर्थ शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में वो धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। इसके बारे में धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर सारे अभिलेख नहीं बता रहा हूं मैं। फिर इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है 13वां शिलालेख, कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। वो क्या करता है? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, 269 में से 8 घटा दीजिए, 261 बीसी में कलिंग युद्ध किया उसने, है ना। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि उस समय शासक कौन था वहां पर? कौन था? नंदराज नामक कोई व्यक्ति राज्य कर रहा था। ये किसने बताया? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में लिखा हुआ है ऐसा, है ना, जब कलिंग पर आक्रमण किया उसने। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ये 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम लिखता है इसमें। एंटियोकस की, अंतियोक के बारे में लिखता है। एंटियोकस को ही अंतियोक लिखा जाता है हिंदी में। सीरिया का राजा एंटियोक। कौन अंतियोक? इसके पापा ने, अशोक के पापा ने, बिंदुसार ने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें मंगाई थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। तो मीठी मदिरा भी आ गई थी, अंजीर भी आ गई थी। दार्शनिक के लिए उसने कहा हमारे यहाँ मानव व्यापार नहीं होता भाई, बड़े सम्मानजनक व्यक्ति होते हैं कौन? दार्शनिक, इसलिए मैं अपना एक राजदूत भेजता हूं, कौन? टाइमेकस। ठीक है, वही। दूसरा तुरमई। तुरमई मिस्र का नरेश है। मिस्र मतलब इजिप्ट, अफ्रीका में पड़ता है एक देश इजिप्ट। वहां का जो राजा था वो टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड था। कौन था? उसी को तुरमई लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ हिंदी में? अरे भाई ऐसा है ना, अलेक्जेंडर नहीं बोल पाए हम लोग, भारतीय लोग जो थे, हमने अलक्षेंद्र बोला उसको। क्या बोला? हम नहीं बोल पाए टॉलमी फिलाडेल्फस सेकंड, तो हमने तुरमय बोल दिया उसको। क्या बोल दिया? तुरमय बोल दिया। हमारी वैसे भी आदत है क्या रखने की, नाम रखने की नहीं है आदत। अरे भाई नाम रखने की आदत नहीं है। जैसे शॉर्ट में नहीं बोलते हम किसी का नाम। अरे शॉर्ट नाम बोलते हैं आज भी। जैसे बोलो कोई नाम, जैसे मेरा नाम, मैं अपना ही एग्जाम्पल दे देता हूं। मेरा नाम शैलेश है तो मुझको शैलू बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? तो और उसको बोला जाता है कि प्यार से बोल रहे हैं क्या। तो ऐसे टॉलेमी को भी तुरमय बोल दिया क्या, प्यार से। ठीक है। अंतिकिन, मैसिडोनिया के नरेश अंतिकिन का नाम मिलता है। एपिरस मग, एपिरस का नाम मिलता है। और एलेक्सुंदर सीरीन, एलेक्सुंदर सीरीन का नाम मिलता है। एलेक्सुंदर मतलब अलेक्जेंडर को हम एलेक्सुंदर बोल सकते हैं। हालांकि इसके समय तक अलेक्जेंडर वो वाला अलेक्जेंडर नहीं है, सिकंदर नहीं है, दूसरा कोई अलेक्जेंडर हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी होगा, तो उसकी उनके बात करता है। तो अंतियोक का नाम तुरमय
अत्तिकिनी, मग और अलिक सुंदर, ये 5 नाम याद करने हैं आपने। बाकी 8 राज्यों का उल्लेख करता है। इतना समझ में आ गया? अरे इतना समझ में आ गया? सब मनुष्य मेरी संतान है, प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में लिखा हुआ, सब प्रजा मेरी संतान है। इसका मतलब पितृवत संरक्षण देता था, ठीक है, और बोलता था कि मैं अपनी संतान के लिए इहलौकिक और पारलौकिक कल्याण की कामना करता हूं। क्या करता हूं? इहलौकिक मतलब इस लोक में, पारलौकिक मतलब जब वो मर जाएंगे दूसरे लोक में जाएंगे तब भी उनका कल्याण होना चाहिए। अच्छा, एक प्रथम पृथक शिलालेख में लिखता है, वो जैसे एक माँ अपनी संतान को एक कुशल भाई को सौंपकर निश्चिंत हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राज्यकों की नियुक्ति की है। वो तीसरे शिलालेख में नहीं है, युक्त राज्युक प्रादेशिक, तो राज्युक, तो जैसे एक माँ एक कुशल भाई माँ के हाथ में रखकर अपने बच्चे को रखकर क्या हो जाती है, निश्चिंत हो जाती है, वैसे ही मैंने राज्युकों की नियुक्ति की, मतलब राज्युकों के हाथ में प्रजा को सौंप दिया और मैं निश्चिंत हो गया। ये कहां लिखता है? प्रथम पृथक कलिंग शिलालेख में लिखता है, ठीक है। चलो जी, सभी पंथों के मध्य आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, कहां पर लिखता है? 7वें शिलालेख में लिखता है। कहां पर लिखता है? ये है कहानी। तो बाकी तो पढ़ने के लिए बहुत है भाई, ठीक है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष 13 वर्ष बाद उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। कितने वर्ष बाद? राज्याभिषेक के 14 वर्ष या 13 वर्ष बाद 14वें वर्ष में उसने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। अशोक द्वारा जनता को दिया गया जो धर्म संदेश था उसको धर्म श्रावण कहा जाता था। क्या कहते थे? धर्म श्रावण कहते थे, ठीक है। उसने जो अभिलेख खुदवाने प्रजा को संबोधित किया, उसने अभिलेख खुदवाकर, ये प्रथा उसने किससे ली? डेरियस से ली। किससे ली? और मैंने कहा दारा के जो स्तंभ हैं वो अलग अलग पत्थरों को जोड़कर बनाए गए हैं, अशोक के जो स्तंभ हैं वो एक ही पत्थर से बने हुए, ठीक है। चलो जी, तीवर की माता कारुवकी, अशोक के पौत्र का नाम दशरथ। अशोक के पौत्र का नाम क्या? दशरथ। मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति। अरे भैया, चंद्रगुप्त मौर्य जैनियों को संरक्षण दे रहा, बिंदुसार आजीवकों को संरक्षण दे रहा, अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण दे रहा, उसके बाद भी सब लगभग ब्राह्मणों को क्या कर दिया? इस देश में संरक्षण नहीं दिया गया। ब्राह्मण विरोधी नीतियां जो थी वो क्या हो गई? मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ अपने सेनापति, ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग के साथ क्या कर रहा था? सेना का निरीक्षण कर रहा था। हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश बोलते हैं, है ना। और उसका जो राजपुरोहित है वो कौन है? पतंजलि है, जिन्होंने क्या लिखा? पतंजलि का योग और पतंजलि का महाभाष्य। पतंजलि का महाभाष्य क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। क्या है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। क्लियर हो गया? हेमचंद्र राय चौधरी बोलते हैं अहिंसक और शांति प्रिय नीति। कई बार बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अशोक की जो अहिंसक नीति, इन पर दोष लगाया जाता है कि बहुत ज्यादा अहिंसक होना भी इस देश के लिए क्या था? खतरे का कारण बना। और इन्होंने आक्रांताओं को क्या किया? आमंत्रित किया कि आओ मारो की इनको। किनको? किनको? इस देश के लोगों को, क्योंकि यहाँ के लोग क्या थे? अहिंसक थे। आज भी अहिंसक ही हैं। अगर आप देखें, छुटपुट जो 2-4 घटनाएं होती हैं उनको छोड़कर अगर आप देखें तो आज भी ज्यादा हिंसक नहीं है यहाँ के लोग, ठीक है। तो हेमचंद्र राय चौधरी बोलते हैं अहिंसक और शांतिप्रिय नीति मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। डीडी कोसंबी भी बोलते हैं संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, आर्थिक कारणों से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। डीएम झा बोलते हैं कमजोर उत्तराधिकारी थे, वास्तव में थे। अशोक के बाद कोई भी उत्तराधिकारी क्या नहीं था? उतना काबिल नहीं था। रोमिला थापर कहती हैं केंद्रीय शासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। केंद्रीय प्रशासन जो था वो ठीक नहीं था, अधिकारी तंत्र अप्रशिक्षित था, इसलिए। क्लियर हो गया? चाणक्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का नाम मिलते हैं। उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना है वो समाहर्ता से बना है, सन्निधाता से बना है। समाहर्ता जो है वो टैक्स कलेक्टर है, सन्निधाता जो है वो ट्रेजरर है। समाहर्ता मतलब राजस्व विभाग का प्रधान यानी वित्त मंत्री, है ना, जो कि टैक्स कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? सन्निधाता मतलब ट्रेजरर, राज्य के कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष, राज्य की
कोषाध्यक्ष का, राजकीय कोष का अध्यक्ष, सॉरी, राजकीय कोष का अध्यक्ष। ठीक है। बाकी मैंने 18 तीर्थों में मंत्री होता है, पुरोहित होता है, सेनापति होता है, युवराज होता है, प्रदेष्टा होता है। प्रदेष्टा जो होता है वो फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता है। क्या होता है? दो तरह के न्यायालय होते हैं, एक होते हैं सिविल कोर्ट, एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट में जमीन जायदाद के झगड़े जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में मर्डर, रेप आदि आदि। तो इस तरह से मैंने कहा कि जो ये है क्या प्रदेष्टा, ये फौजदारी यानी कंटक शोधन न्यायालय का क्या है? प्रधान न्यायाधीश है। ठीक है, ठीक है जी। कर्मांतिक जो है वो उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष है। दंडपाल जो है वो पुलिस अधिकारी है ना। सेना की रसद शस्त्र ये पूर्ति करना किसका काम है? दंडपाल का काम है। व्यवहारिक जो है वो दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश है। तो मैंने कहा दो न्यायाधीश याद करने हैं आपने। कौन कौन से? एक प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश और एक व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। दीवानी न्यायालय को बोलते थे धर्मस्थीय और फौजदारी न्यायालय को बोलते थे कंटक शोधन। कंटक कौन? कांटे कौन? अपराधी। अपराधी जो होते हैं कांटे होते हैं समाज के। कंटक शोधन, ऐसे कांटों का क्या करना चाहिए? शोधन करना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हो रहा है हमारे राज्य के कौन? अजय सिंह बिष्ट जी, कौन? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, कंटक शोधन। ठीक है। उसके बाद एक नागरक होता था, पौर बोलते थे इसको। ये नगर का प्रमुख अधिकारी कोतवाल होता था। दुर्गपाल दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। अंतापाल, ये क्वेश्चन बना हुआ भाई उत्तराखंड में। अंतापाल क्या था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। अंतापाल क्या था? सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था। आठविक कौन था? वन विभाग का प्रधान था, है ना। वन विभाग का प्रधान, जैसे अभी वन विभाग के प्रधान कौन होते हैं? डीएफओ, मालिक होते हैं ना अपने जंगल के। तो आठविक वन विभाग का प्रधान। दौवारिक राजमहलों की देखरेख करने वाला। और मंत्री परिषदाध्यक्ष जो परिषद का अध्यक्ष होता था। और अंतरवासिक जो होता था वो अंतापुर का अध्यक्ष होता। अंतापुर वो स्थान होता था जहां महिलाएं रहती थी राज परिवार की। अंतापुर महिलाओं का जो रहने वाला स्थान होता था उसको क्या बोलते हैं? अंतापुर। तो अंतापुर का अध्यक्ष कौन होता? अंतरवासिक। क्लियर हो गया। ऐसे ही 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। देखो, जो साफ साफ पता चल रहा होगा वो क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो पूछेगा लक्षणाध्यक्ष। क्या पूछेगा? लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष क्या होता था? मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष क्या होता था? माप तोल का अध्यक्ष होता था पौतवाध्यक्ष। अब पौतवाध्यक्ष से ऐसा लग रहा है जैसे कोई पोत का अध्यक्ष होता होगा पानी के जहाज का। नहीं, पौतवाध्यक्ष क्या था? माप तोल का अध्यक्ष था। ठीक है। शुल्काध्यक्ष जो था वो राजकीय धन जुर्माना इत्यादि कार्यों का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष, सीता राजकीय भूमि को बोलते थे। सीता, हमने पहले हल से बनी हुई लकीर को भी सीता बोलते थे, लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं सीता जो राजकीय भूमि, तो राज्य के कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन होता? सीताध्यक्ष। अकराध्यक्ष जो होता था खानों का अध्यक्ष होता था। विविधाध्यक्ष जो होता था चारागाहों का अध्यक्ष होता था। अब चारागाह और विविध कहीं दूर दूर तक कोई मैच नहीं कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चारागाहों का अध्यक्ष कौन होता था? विविधाध्यक्ष होता था। पण्याध्यक्ष जो होता था, पण्य मतलब व्यापार वाणिज्य, पण्य मतलब व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष कौन होता? पण्याध्यक्ष। नवाध्यक्ष से पता चल रहा है नौसेना का अध्यक्ष। नवाध्यक्ष मतलब सूराध्यक्ष, इससे पता नहीं चल रहा। बूचड़ खाने का अध्यक्ष, जहां जानवर काटे जाते थे, बूचड़ खाने का अध्यक्ष। सस्ताध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। सस्ताध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष, गणिकाएं बोलते थे वैश्याएं, वैश्याओं का जो निरीक्षक होता था वो गणिकाध्यक्ष कहलाता था। गणिकाओं को उच्च स्थान प्राप्त था उस समय, सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था गणिकाओं को। ठीक है, समाज में गणिकाओं का एक विशेष स्थान था। लवणाध्यक्ष, इससे पता चल रहा है नमक का अधिकारी, लवण है ना। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। अब पासपोर्ट को एक बार मेंस में पूछा हिंदी में क्या बोलते हैं कि पारपत्र, है ना, शायद यही बोलते हैं, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। महामात्राप सर्प, ये गुप्तचर और खुफिया विभाग का अध्यक्ष होता था, सूचना विभाग का अध्यक्ष होता था। जैसे हमारे अजित डोभाल जी हैं, तो कभी रहे हैं ना वो किसमें, रॉ में, बोल सकते हैं आप महामात्याप सर्प,
गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष, खुफिया पुलिस का अध्यक्ष, ठीक है, सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सूत्र मतलब कपड़ा, कपड़ा वाला जो अध्यक्ष है, यानी रुई कातने कपड़ा बुनने का उद्योग संचालन करने वाला अध्यक्ष, प्रशासता, राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। इसमें से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है वो लक्षणाध्यक्ष लगता है। क्या लगता है? ऊपर जैसे मैंने समाहर्ता सन्निधाता बोला, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन देखे हैं मैंने वहां से, ऐसे लक्षणाध्यक्ष से मैंने क्वेश्चन देखे हैं, विविताध्यक्ष से मैंने क्वेश्चन देखे हैं, है ना, और क्या बोलते हैं, महामात्याप सर्प से भी क्वेश्चन देखे हैं, गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष है, खुफिया पुलिस का। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। सप्तांग सिद्धांत आता है कौटिल्य का एक। सप्तांग सिद्धांत मतलब उसने कहा कि राज्य के 7 अंग होते हैं। एक राजा होता है, उसके पास अमात्य होने चाहिए, उसके पास जनपद होना चाहिए, उसके पास दुर्ग होना चाहिए, कोष होना चाहिए, बल होना चाहिए, बल मतलब सेना, और मित्र होने चाहिए। तो सप्तांग सिद्धांत के मेंस का भी क्वेश्चन होता है, यानी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, और सेना को बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बल और मित्र। मौर्य काल में जो मुख्यमंत्री, पुरोहित आदि की नियुक्ति उनके चरित्र की जांच करने के बाद होती थी, भली भांति जांच करते थे। इसको उपदा परीक्षण बोलते थे। क्या बोलते थे? उपदा परीक्षण बोलते थे। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब मोटा मोटा बता देता हूं मैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य तो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। एक मेगस्थनीज ने कहा है कि नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियां होती थी। क्या होती थी? और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे, यानी 6 पंजे 30। 6 पंजे 30। तो मेगस्थनीज ने कहा है कि नगर के प्रशासन के लिए 30 सदस्यों का एक मंडल होता था, और ये समितियां क्या करती थी, ये याद करना पड़ेगा आपको। प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी। क्या करती थी? उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति जो थी विदेशियों का देखभाल करती थी। आईएएस में पूछा गया तीसरी समिति क्या करती थी, ये इंपॉर्टेंट है, जन्म मरण का पंजीकरण करती थी। क्या करती थी? अभी भी होता है जन्म मरण का पंजीकरण। जैसे जन्म होता है किसी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ, तो सीधे रजिस्टर जाता है नगर पालिका, नगर निगम, नगर, है ना, फिर वहां से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है बच्चों का। तो आज भी हो रहा है, मौर्य काल बिफोर क्राइस्ट में भी होता था। तो तीसरी समिति करती थी जन्म मरण का पंजीकरण। चौथी समिति जो थी वो व्यापार वाणिज्य देखती थी। 5वीं समिति जो थी वो निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी। और 6ठी समिति बिक्री कर वसूल करती थी। क्या करती थी? बिक्री कर वसूल करती। क्लियर हो गया? एक शब्द मिलता है एग्रोनोमोई, उसका मतलब होता है जिलाधिकारी। एग्रोनोमोई मतलब जिलाधिकारी। मार्ग निर्माण का भी अधिकारी होता था ये आईएएस का क्वेश्चन रहा है कभी। एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण का अधिकारी। एंटीनोमोई होता था एक नगर आयुक्त को क्या बोलते थे? एंटीनोमोई, है ना। राजुक जो था, ग्रामीण जनपद की देखभाल के लिए इसकी नियुक्ति होती थी। इसके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी, और इसके द्वारा 7 सहस्त्र पणियों पर भी शासन करने का उल्लेख मिलता है। ऐसे ही जो मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। क्या थी? ग्राम। और इस समय जो ग्राम का प्रधान होता था उसको ग्रामिक कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामिक। ग्राम प्रधानों के नाम जरूर याद करने हैं आपने। मौर्य काल में ग्रामिक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहीं पर हमने ग्रामणी पढ़ा, कहीं पर हमने गोप पढ़ा, अलग अलग जगहों पर। कभी आगे चलकर हम खुद मुकद्दम चौधरी, अलग अलग नामों से इनको क्या करेंगे, ठीक है। तो ग्रामिक, क्या? ग्रामिक, ठीक है जी। मैंने बता दिया था जस्टिन ने कहा चंद्रगुप्त की सेना डाकुओं का गिरोह है, और उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। ये कौन कहता है? प्लूटार्क कहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बने हुए हैं पहले। बाकी 2 प्रकार के न्यायालय मैंने बता दिया आपको, धर्मस्थीय न्यायालय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय मतलब दीवानी न्यायालय, कंटक शोधन मतलब फौजदारी न्यायालय। ठीक है। दंड भी मिलते थे, पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड, उत्तम साहस दंड। पण देने पड़ते थे, 48 पण, है ना। जुर्माना होता था, मतलब पूर्व साहस दंड मतलब छोटा,
उससे बड़ा अपराध मतलब मध्यम साहस दंड, दंड मिलता था फिर, और उत्तम साहस दंड, जो ज्यादा अपराध हो गया तो उत्तम साहस दंड। ठीक है, कौटिल्य ने गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा है। क्या कहा है? बोलते भी हैं, गढ़वाल में बोलते हैं गूढ़ी है, कि मतलब अपने मन की बात किसी को नहीं बताता है ना, और सब कुछ क्या करता रहता है, वॉच आउट करता रहता है, गूढ़ी है। तो गूढ़ पुरुष कहा है किसने? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में। दो प्रकार के गुप्तचर बताए हैं उसने। एक संस्था, जो एक ही स्थान पर संगठित होकर गुप्तचरी करते थे उनको संस्था बोला है, और जो घूम घूम कर भ्रमण करके गुप्तचरी करते थे उनको संचरा बोला है। क्या बोला है? एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसियर कहा है, जबकि स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है। इंस्पेक्टर शब्द इंग्लिश का नहीं है, इसका मतलब यूनानी शब्द है। क्या है? तो स्ट्रैबो ने इंस्पेक्टर कहा है, एरियन ने ओवरसियर कहा है। नर गुप्तचरों को संति, तिष्णा, शरद कहा गया है, जबकि स्त्री गुप्तचरों को वृषली, भिक्षुकी और परिव्राजकी। भाई भिक्षुक, वृषली मतलब धर्म से हट गई हो, जो धर्म में रहते हुए आप गुप्तचरी नहीं कर सकते, धर्म से हटना पड़ेगा, अलग अलग वेश बनाने पड़ेंगे, भिक्षुकी का वेश धारण करना पड़ेगा, इसलिए भिक्षुकी। परिव्राजकी, परिव्राजक, परिव्राजकी, है ना। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था कैसी थी भाई? ये खान, नमक, अस्त्र शस्त्र के व्यवसाय, जंगल, ये सब राज्य की संपत्ति होते थे, है ना। खान पर, नमक पर, अस्त्र शस्त्र के जो व्यवसाय थे, इनका जो संचालन करता था राज्य स्वयं करता था, और राज्य का पूर्ण आधिपत्य होता था इन पर। ठीक है। वन दो प्रकार के होते थे जंगल, एक होते थे हस्ती वन, एक होते थे द्रव्य वन। क्लियर हो गया? कृष्ट भूमि जुती हुई भूमि को बोलते थे, अकृष्ट भूमि बिना जुती हुई भूमि को बोलते थे, स्थल भूमि ऊंची भूमि को बोलते थे, और अगला पॉइंट, बिना वर्षा के अच्छी खेती जिस पे होती थी अदेव मात्रक बोलते थे उसको। सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न, है ना। और यूपी वालों ने पूछा कि जिस भूमि में सिंचाई करके कृषि होती थी तो वो भी अदेव मात्रक, क्योंकि अगर बिना वर्षा के अच्छी खेती हो ही नहीं सकती। बिना वर्षा के अच्छी खेती तभी हो सकती है जब सिंचाई के साधन हो। तो उत्तर प्रदेश वालों ने पलट कर पूछा थोड़ा, ठीक है। तो बिना वर्षा के अच्छी खेती अदेव मात्रक भूमि। भूमिकर जो था उपज का 1/6। ठीक। अलग अलग करों के नाम मिलते हैं हमें। राजकीय भूमि को सीता बोलते थे। जो भाग था वो कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त यानी उपज का हिस्सा होता था। प्रवेश्य जो था वो आयात कर था, प्रवेश्य। और निष्क्राम्य जो था वो निर्यात कर था। प्रवेश्य मतलब प्रवेश, इंपोर्ट टैक्स, प्रवेश्य मतलब, और निष्काश्य, निष्क्राम्य मतलब निर्यात, एक्सपोर्ट टैक्स। क्या? उत्तराखंड वालों ने पूछा प्रणय कर क्या था? तो चाणक्य ने राजा को अधिकार दे रखा था कि अगर राज्य में आपातकाल हो जाए तो वो जनता से प्रणय कर वसूल कर सकता है। प्रणय कोई विवाह का कर नहीं था, प्रेम का कर नहीं था। प्रणय क्या था? आपातकालीन कर था। ये पूछता है यूपीएससी और पीसीएस वाले। क्यों पूछते हैं? ताकि आप कंफ्यूज हो। प्रणय क्या होता है? प्रणय प्रसंग, प्रेम संबंध चल रहे हैं तो प्रणय प्रसंग। अब प्रणय का मतलब वो वहां लेते हैं, लेकिन प्रणय यहां पर क्या? आपातकालीन कर है। क्या है? बलि एक प्रकार का क्या था? भू राजस्व था। बलि। हिरण्य क्या था? जब नगद कर लिया जाता था उसको क्या बोलते थे? हिरण्य बोलते थे। क्या बोलते थे? हिरण्य। राज्य की ओर से जब सिंचाई का प्रबंध किया जाता था तो सेतुबंध नामक कर लिया जाता था। कौन सा? सेतुबंध। जब राज्य क्या करता था? निशुल्क श्रम करवाता था, बेगार करवाता था, तब उसको क्या बोलते थे? विष्टि बोलते थे। ये आईएएस का क्वेश्चन है, विष्टि। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हैं तो आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया गया है। अब फोर्स लेबर मतलब बलात् श्रम। बलात् श्रम उस श्रम को बोलते हैं जहां पे आप जबरदस्ती से किसी से काम करवाते हैं, दिन रात काम करवाते हैं, उसको पैसा नहीं देते हैं, उसको उसका मेहनताना नहीं देते हैं। दैट इज विष्टि। ठीक है। अच्छा जी, तो एक अभिलेख है आपका, कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन जो है वो शक शासक है, शकों की कार्दमक शाखा का है। कौन? रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख में लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल है पुष्यगुप्त वैश्य, उसने एक झील का निर्माण कराया जिसका नाम था सुदर्शन झील।
सुदर्शन झील, ठीक है, सौराष्ट्र प्रांत। अच्छा जी, क्षेत्रक जो है वो भूस्वामी को बोलते थे। क्षेत्र मतलब खेत होता, क्षेत्र का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, खेत। तो क्षेत्रक जो था वो भूस्वामी को बोलते थे। किसको बोलते थे? उपवास जो है वो काश्तकार को बोलते थे। किसको बोलते थे? जो जो भूमि पर काम करने वाला काश्तकार था उसको उपवास बोला जाता था। व्यापारी श्रेणी का जो प्रधान होता था उसको श्रेष्ठिन कहते थे। क्या कहते थे? श्रेष्ठिन। यही आजकल सेठी कहलाते हैं। श्रेष्ठिन से बिगड़कर जो नाम हो गया है, कास्ट होती है सेठी, तो वो कभी श्रेष्ठिन रहे होंगे उनके पूर्वज। व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान, व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान। मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता था? लक्षणाध्यक्ष करता था। मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता था? लक्षणाध्यक्ष करता था। जब लोग स्वयं सिक्के बनाने जाते थे तो राज्य को रूपिका और परीक्षण के रूप में पैसा देना पड़ता था। आप एक सोने का टुकड़ा लेके गए, गहना लेके, आपने कहा 4 सिक्के बना दो मेरे लिए, तो जब जाएंगे आप टकसाल में, मिंट में, तो आपको रूपिका और परीक्षण ये 2 टैक्स देने पड़ेंगे, तब जाके आपके 4 सिक्के बनेंगे। जैसे हार लेके चले गए, कहा 4 सिक्के बना दो जी इसके। समझ में आ गया? सुवर्ण सोने का सिक्का था। मासक जो था वो तांबे का सिक्का था। कांकणी जो था वो तांबे का छोटा सिक्का था। ठीक है। करसापण, पण और धारण ये चांदी का बना होता था। करसापण, पण और क्या? धारण। मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी जो था वो रूप दर्शक कहलाता था। क्या कहलाता था भाई? रूप दर्शक। सबसे कम वेतन 60 पण था। सबसे बड़े अधिकारी का जो वेतन था वो 48,000 पण था। उत्तर प्रदेश वालों ने रेशियो पूछा, तो क्या करो कि सबसे बड़े अधिकारी के वेतन को डिवाइड कर दो सबसे छोटे अधिकारी से। कितना आ रहा है? हाँ जी, कितना आ रहा है? अरे यार 48,000 पण बटे 60, 0 से 0 घटा, कितना आया? हटो। हाँ, तो वो रेशियो पूछा उन्होंने। 800:6 8 जा 48, 800:1 का रेशियो था। यानी नीचे वाले अधिकारी को बहुत ही कम वेतन मिलता था, ग्रुप डी वाले को, और ग्रुप ए वाले को बहुत ज्यादा वेतन मिलता था। भाई आज भी वही है। आज भी देखें तो क्या है, अरे ए बी सी डी 4 प्रकार की सेवाएं होती हैं। हाँ, तो ए बनो, फिर देखो डी बनोगे तो भैया चलो जी। अच्छा, ये जो मौर्य साम्राज्य की मुद्राएं थी, इसमें मयूर बना होता था, पर्वत बना होता था, अर्धचंद्र बना होता था, है ना, और आहत रजत मुद्राएं। आहत मतलब इनको कूटा जाता था, आहत किया जाता, 5 मार्क पॉइंट्स एक तरह से। ये आईएएस का क्वेश्चन है, अभी 2-3 साल 4 साल पहले पूछा मेरे ख्याल से। क्या क्या मिलता था कि उसमें चिन्ह? तो मयूर मतलब मोर, पर्वत मतलब माउंटेन, और अर्धचंद्र मतलब आधा चांद। ठीक है, ठीक है जी। दुगुल क्या था? श्वेत, श्वेत और चिकना वस्त्र था। क्या था? ठीक है। तो भाई बहुत कुछ है, बड़ा चैप्टर है। थोड़ा सा मौर्य काल में पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ, भड़ौच, बेरीगाजा। यूनानियों ने उसको क्या कहा है? बेरीगाजा। भड़ौच जो जगह पड़ती है, गुजरात में पड़ती है शायद, भड़ौच। भारूकच्छ नाम था इसका। क्या नाम था? भृगुकच्छ या भारूकच्छ, है ना। और एक और था सोपारा। तो पश्चिमी तट पर 2 बंदरगाह, भृगुकच्छ और सोपारा, और पूर्वी तट पर एक बंदरगाह बंगाल की तरफ, ताम्रलिप्ति। कौन सा? ये मौर्यकालीन बंदरगाह है। क्या है? मौर्यकालीन बंदरगाह है भैया। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बताऊं, स्ट्रैबो कहता है कि मौर्य काल में जलयान निर्माण पर राज्य का एकाधिकार था। यानी जलयान कौन बनाते थे? राज्य बनाता था। मेगस्थनीज ने 7 जातियां बताई है यहां पर, जबकि 4 वर्ण थे खाली। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। 4 वर्ण थे। कितने वर्ण थे?
इसने कहा 7 जातियां थी, दार्शनिक थे, किसान थे, सैनिक थे, अहीर थे, कारीगर शिल्पी थे, निरीक्षक थे, सभासद थे। क्या थे? कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को वार्ता कहते थे। क्या कहते थे? ये शूद्रों का धर्म बताया है अर्थशास्त्र में, वार्ता। और एक होते हैं शस्त्रोपजीवी, जो शस्त्र के भरोसे अपना जीवन यापन करते थे, उनको बोलते हैं शस्त्रोपजीवी। वार्ता, शस्त्रोपजीवी। वार्ता मतलब कृषि, पशुपालन और वाणिज्य। शूद्रों को सेना में भर्ती होने और संपत्ति रखने का भी अधिकार था। अर्थशास्त्र ने चारों वर्णों को सेना में भर्ती होने का उल्लेख किया है। क्या किया है? हाँ जी। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली जो स्त्रियां थी वो रूप जीवा कहलाती थी। इनका कार्य का निरीक्षण कौन करता था? गणिकाध्यक्ष करता था। कौन करता था? मैंने कहा गणिकाओं का विशेष स्थान था। समाज दूषित ना हो इसलिए गणिकाओं को स्थान दिया जाता था और उनको समाज में ठीक ठाक क्या थी, बड़े घर की जो सम्भ्रांत परिवार की महिलाएं थी उनको असूर्य पश्या और अनिष्कासिनी कहा जाता था। जो सूर्य न देखती हो, जो बाहर न निकलती हो, असूर्य पश्या और अनिष्कासिनी। क्लियर हो गया? मनोरंजन के लिए कलाकार भी होते थे, उनको रंगोपजीवी कहा जाता था। क्या कहते थे? रंगोपजीवी। और रंगोपजीविनी जो होती थी वो महिला कलाकार होती थी। मेगस्थनीज स्ट्रैबो कहता भारत में दास प्रथा नहीं थी, जबकि भारत में दास प्रथा थी, पर इनके देश में दासों के साथ बुरा व्यवहार होता था, भारत में दासों के साथ बुरा व्यवहार नहीं होता था। ठीक है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कृपया उन 9 प्रकार के दासों को नेट पे जाकर चेक करें, क्योंकि उदरदास से क्वेश्चन बना हुआ है एक बार। उदरदास किस प्रकार का दास था? ठीक है। कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। उदरदास उत्तराखंड वालों ने पूछा है। ठीक है। देवताओं की मूर्ति बनाने वालों को देवताकारु कहा जाता था। मेगस्थनीज ने कहा है कि मुंडनिकौर और सिकंदर के बीच में वार्तालाप हुआ। ठीक है। बड़ा प्रभावित हुआ सिकंदर, एक विद्वान थे यहाँ के मुंडनिकौर। ये उल्लेख कौन करता है? मेगस्थनीज करता है। कौन करता है? मेगस्थनीज। ब्राह्मणों को जो कर्मुक्त भूमि दी जाती थी उनको ब्रह्मदेह कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मदेह कहते थे। कौटिल्य को द्विजर्षभ कहा गया है। द्विजर्षभ मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण। द्विजर्षभ मतलब अर्थशास्त्र में 15 अभिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक हैं। क्या है? तो 15 अभिकरणों में से 6ठे अभिकरण में उसने अपना सप्तांग सिद्धांत दिया है, जिसमें उसने कहा कि एक राजा होना चाहिए, अमात्य होना चाहिए, राष्ट्र होना चाहिए, दुर्ग, बल, कोश, मित्र ये होने चाहिए। ठीक है भाई। व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान को सार्थवाह कहते थे। क्या कहते थे? व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान को सार्थवाह कहते थे। श्रेणियों के संगठन का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था वो श्रेष्ठिन होता था। सेठी भी बोलते थे इसको, ज्येष्ठक भी बोलते थे इसको, प्रमुख भी बोलते थे। सिक्कों का जो उल्लेख मिलता है कारसापण के रूप में मिलता है। कारसापण का प्रथम उल्लेख पाणिनि ने किया था अपनी अष्टाध्यायी में। इसमें 5th सेंचुरी बीसी को पाणिनि एज कहा जाता है। पाणिनि कहाँ के निवासी थे? गांधार के निवासी थे। क्या लिखा? अष्टाध्यायी लिखी। 8 अध्यायों वाली संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखी उन्होंने। क्लियर हो गया? जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। कौन कहता है? कौटिल्य। और अभी जाओ आप राजा के, यार ये भी है किस किस से मिले राजा, है ना, जनता दरबार लगता है, वहां पे जाओ। तो जब राजा दरबार में बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। कौन कहता है? कौटिल्य। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। कौन कहता है? कौटिल्य। कौन कहता है? कौटिल्य। आपके हित में ही मेरा हित है। अगर मैं यहां से एक चीज निकाल लूं, आप सिलेक्ट होंगे तो मेरा भी हित होगा, और आप अगर सिलेक्ट नहीं हुए तो मेरा भी क्या होगा? हित होगा। कब तक काठ की हांडी कब तक चढ़ाएंगे? कितनी बार चढ़ाएंगे? काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है। काठ की हांडी मतलब समझते हो क्या? अल्प लाभ के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, काठ की हांडी चढ़ाते हैं। बड़ी सुंदर सी होती है काठ की हांडी, उसमें आपने क्या रखा?
काठ का बर्तन, मतलब आग के ऊपर रख दिया तो क्या होगा? खाना बनेगा? नहीं बनेगा। अरे क्या हाँ बोल रहे हो यार? खाना बनेगा काठ की हांडी में? नहीं बनेगा, काठ की हांडी जल जाएगी पहली बार में। तो इसलिए कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भड्डू चढ़ता है बार बार। गढ़वाल में, गढ़वाल कुमाऊं हमारे, है ना। चलो जी, तो फिर अब अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? भाबरू। भाबरू वही राजस्थान, है ना। इस प्रकार से रुम्मनदेही जरूर याद रखना भाई, लुम्बिनी वाला 1/8 कर दिया था, 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था वहां भूमिकर। किसने? जो रामपुरवा स्तंभ लेख है उसके ऊपर वृषभ बना हुआ है। क्या बना हुआ? सांड। क्या बना हुआ? कहा? रामपुरवा। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह बना हुआ है। लौरिया नंदनगढ़ वाला स्तंभ लेख जो है उसके ऊपर क्या बना हुआ है? सिंह बना। कुछ तो टूट गया। सांची और सारनाथ में वो 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। ठीक है। अच्छा, जो टोटल स्तंभ हैं वो 17 के आसपास हैं अशोक के। और अशोक के स्तंभों को सबसे पहले दिल्ली स्तंभ लेख को टिफेंथलर, एक क्वेश्चन बना था कभी यूपी में, टिफेंथलर ने पढ़ा उसको, खोजा, दिल्ली वाला शायद है। ठीक है भाई। दशरथ द्वारा भी कुछ गुफाएं निर्मित की गई थी, गोपिका गुफा, वहीचक और बहुदिक। प्लिनी की एक किताब आती है नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी की क्या आती है किताब? नेचुरल हिस्ट्री। और मेगास्थनीज की किताब का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की किताब का नाम क्या है? एरियन लिखता है एक जगह पर, उसने जब चंद्रगुप्त मौर्य के राज प्रासाद को देखा, उसने कहा कि भाई ये तो सूसा और एकबटना के महलों से भी सुंदर है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल था वो किस चीज का बना हुआ था? लकड़ी का। खंबे जो थे वो पत्थर के थे, छत जो थी वो लकड़ी की थी, दीवारें जो थी वो लकड़ी की थी। जैसे कि चाइना के जो बड़े बड़े महल हैं पुराने, वो लकड़ी के बने हुए। तो लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल राज प्रासाद था वो किसका बना था? लकड़ी का बना हुआ। तो एरियन कहता है, अपने देश के कहीं देखे होंगे उसने सूसा का महल, एकबटना का महल, उसने कहा उससे भी सुंदर है। कि किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का महल। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो अंगरक्षक थे वो पुरुष नहीं होते थे। चाणक्य को भरोसा नहीं था पुरुषों पर, महिलाएं अंगरक्षिका होती थी। सम्रानुरागिनी बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? तलवारबाज होती थी, खतरनाक, सम्रानुरागिनी। क्या बोलते थे भाई? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापति ने की। शुंग वंश की स्थापना की, तो उसमें हमने पुष्यमित्र शुंग पढ़ना है, उसका बेटा अग्निमित्र पढ़ना है। अग्निमित्र इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मालविका अग्निमित्र कालिदास का नाटक है। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र के बारे में लिखा हुआ है और मालविका के प्रणय प्रसंग के बारे में लिखा हुआ है। और फिर नवे राजा को पढ़ना हमने, भागभद्र, जिसके समय में अंटिलकिडास का राजदूत हेलियोडोरस उसके दरबार में आया और गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। देव देवस कहा उसने कहा देवताओं के भी देवता है। कौन? भागवत धर्म को कहा उसने देवताओं के भी। ठीक है। पाटलिपुत्र का जो नाम है वो पोलीब्रोथा मिलता है। क्या मिलता है? जो लेखक है ना लैटिन भाषा में लिखा उन्होंने पोलीब्रोथा लिखा, पाटलिपुत्र नहीं लिखा। क्या लिखा? पोलीब्रोथा लिखा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, गुप्त काल में जाके लिखी उसने। कब लिखी? अरे मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ताम किसने लिखी? विशाख दत्त ने लिखी। विशाख दत्त ने अपनी मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ कि चंद्रगुप्त का राज प्रसाद जो है उसको सुगाडक कहा उसने। क्या कहा? ड साइलेंट कर देना, थोड़ा हलंत मारना उस पर। यार मेंस नहीं है ये, प्री में जो प्री देने जा रहे हो, है ना। फाइयान ने तो कहा देवदूतों द्वारा निर्मित है उस महल को। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य के महल को। तो ऐसे अनेक क्या है। सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें मैंने कहा 4 सिंह 4 दिशाओं में मुंह किए हुए हैं। हमारा नेशनल एम्बलम जो है उसमें वो ही ले रखे हैं सिंह। उसके नीचे जो 4 पशु बने हुए चक्रों के बीच में, 4 चक्र हैं, उनके बीच में EHOL, एलिफेंट, हॉर्स, ऑक्स
और लायन, यानी चौकड़ी मारता हुआ घोड़ा, हाथी, व्याघ्र और एक सांड, ये बने हुए 4 पशु। क्लियर हो गया? तो भैया क्लियर हो गया? तो बस ये रिवाइज करना है आपने हल्का हल्का। शुंग वंश, उसके बाद शुंग वंश आता है, उसके बाद सातवाहन वंश आता है। क्या आता है? सातवाहन वंश की स्थापना कौन करता है? सिमुक करता है, सिंधुक करता है, शिप्रक करता है ना? और सातवाहनों में जो इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है? अरे भाई, शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है ना, देवभूति, उसकी हत्या करता कौन? सिमुक। कुछ बोलना चाह रहे? सॉरी, जो शुंग वंश के बाद आता कण्व वंश, शुंग के बाद क्या आता? कण्व, कण्व के बाद आता सातवाहन। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करता है कौन? वासुदेव कण्व। और कण्व वंश की स्थापना करता है वो, क्या करता है? कण्व वंश की स्थापना करता है। जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि है बाणभट्ट, उसने हर्ष चरित्र में लिखा है ऐसा कि देवभूति की हत्या कर दी किसने? वासुदेव कण्व ने, और कण्व राजवंश की स्थापना की। फिर क्या होता है? कण्व वंश का अंतिम शासक होता है सुशर्मा। कौन होता है? सुशर्मा। उसकी हत्या करता है कौन? सिमुक। आंध्र जातीय भृत्य, भृत्य मतलब नौकर, आंध्र जातीय नौकर होता है सिमुक, वो हत्या कर देता है किसकी? सुशर्मा की। एक नया राजवंश बनाता है, वो कौन सा? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश में फिर पढ़ते हैं हम भाई सातकर्णी फर्स्ट। कौन पढ़ते हैं? सातकर्णी फर्स्ट। सातकर्णी फर्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक नागनिका या नायनिका का इंस्क्रिप्शन मिला है, नासिक इंस्क्रिप्शन, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। नायनिका के नासिक इंस्क्रिप्शन में सातकर्णी फर्स्ट के बारे में जानकारी मिलती है। और इसको दक्षिणा पथपति, दक्षिणा पथ का पति, अप्रतिहत चक्र जैसी महान उपाधियां दी गई है या धारण की है इसने। किसने? सातकर्णी फर्स्ट। क्लियर हो गया? सातकर्णी फर्स्ट को पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है, भगवान कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, एक राजसूय यज्ञ कराया। इसने अपनी राजधानी कहां ले गया? गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान। कहां ले गया? जब महाजनपद पढ़ रहे थे ना हम, तो पैठान एक जगह पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी, वही है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के तट पर सातकर्णी फर्स्ट ने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है? इतने दीर्घ काल तक भारतीय इतिहास में किसी भी अन्य राजवंश ने अबाध रूप से शासन नहीं किया जितना कि इस राजवंश ने किया। किसने? 300 वर्षों तक शासन किया निरंतर। किसने? तो सारे राजा नहीं पढ़ने हैं हमने, थोड़ा थोड़ा हमने फिर ये पढ़ना है कि एक राजा पढ़ना हमने हाल। इसमें क्या पढ़ना है? ये बड़ा विद्वान शासक था। जो विद्वान होते हैं वो लड़ाके नहीं होते हैं, पढ़ने लिखने वाले लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो हाल ने क्या किया? हाल ने लिखा एक ग्रंथ। कौन सा भाई? गाथा सप्तशती, प्रेम काव्य है ये। क्या है? गाथा सप्तशती, प्रेम काव्य। ठीक है? अब इसकी राज्यसभा, जो विद्वान राजा होगा उसकी राज्यसभा में विद्वान ही रहेंगे। तो 2 विद्वानों के नाम पढ़ने हैं आपने। एक पढ़ना है आपने कौन? हाँ, कौन कौन? गुणाढ्य, इसने वृहत कथा लिखी। क्या लिखी? वृहत कथा, पैसाची भाषा में लिखी इसने। अब दूसरा नाम पढ़ना है आपने, क्या? सर्ववर्मन। क्या पढ़ना है? इसने लिखी कातंत्र, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक। और संस्कृत व्याकरण की पुस्तकें कौन कौन सी हो गई? एक अष्टाध्यायी हो गई, एक ही हो गई कौन सी? कातंत्र, सर्ववर्मन ने लिखी। एक पढ़ेंगे आप चंद्रगोमिल का चंद्र व्याकरण, चंद्रगोमिल का चंद्र व्याकरण। ठीक है? फिर एक राजा पढ़ना आपने, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इस वंश। 106 से 130 ईसा पूर्व। उल्टा चलते हैं ना। 23वां शासक था ये, महानतम शासक था। कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो महानतम शासक है, 23वें नंबर का राजा है। सारे राजा नहीं पढ़ने हैं आपने। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेणकटक स्वामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेणकटक नामक नगर की स्थापना की थी इसने। नासिक बोलते हैं जिसको आप, गोदावरी नदी के तट पर। क्या बोलते हैं? नासिक। विटिकल्चर, ग्रेप्स, किसमिस होते हैं, नासिक का प्याज, नासिक के अंगूर,
बड़े फेमस है। अच्छा जी, किसने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अज काल की है, ये उत्तर प्रदेश पीछे का क्वेश्चन है, अज काल की है तथा कार्ले के भिक्षुकों को, मतलब इसने क्या किया कि बौद्ध संघ को अजकाल किए और कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। किसने? ये उत्तर प्रदेश पीछे का क्वेश्चन रहा है कभी कि बौद्ध संघ को अजकाल किए और कार्ले के भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में देने वाला सातवाहन शासक कौन था? आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्लियर हो गया? एक वशिष्ठिपुत्र पुलमावी पढ़ना है आपने। कौन पढ़ना है? वशिष्ठिपुत्र। अमरावती के बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेष्टनी का निर्माण कराने वाला कौन था? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी था। पुलमावी को भी दक्षिणापथपतेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? दक्षिणापथ। एक तो दक्षिणापथपति पढ़ा था हमने, यहां पे हम पढ़ रहे हैं दक्षिणापथपतेश्वर। दक्षिणापथ का ईश्वर, एक तो हुआ पति, एक हो गया ईश्वर, अंतर होता दोनों में। तो दक्षिणापथपतेश्वर किसको कहा गया है? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को। एक है यज्ञश्री सातकर्णी को पढ़ना है इसमें आपने। क्या पढ़ना है? यज्ञश्री सातकर्णी। फिर बाकी मैंने बता दिया, भूमिदान देने, ब्राह्मणों को भूमिदान देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? सातवाहनों ने किया। एक ये क्वेश्चन बनता है। एक ये बनता है कि शीशे और पोटीन के सिक्के किसने चलाए? आंसर सातवाहनों ने चलाए। क्या चलाए? गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक स्थान पर आगमन निलय कहा गया है। आगमन निलय का मतलब होता है वेदों का आश्रय, और एक स्थान पर उसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। क्या कहा गया है? ऐसा कोई दूसरा ब्राह्मण नहीं है जैसा कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, अद्वितीय ब्राह्मण। और आगमन निलय मतलब वेदों का आश्रय, इसका मतलब इसने ब्राह्मणों को आश्रय दिया। ठीक है भाई? अच्छा जी, और क्या पढ़ेंगे इसमें आप? इस प्रकार है भाई, ये थोड़ा थोड़ा मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक होता था उसको गौलमिक कहते थे। क्या कहते थे? गौलमिक कहते थे। क्या कहते थे? तो बस ज्यादा नहीं बताता हूं, अब इसके बाद फिर आगे का मैं अगले लेक्चर में बताऊं।